कई सारी सीटें ऐसी रही जिसको जिस तरीके से रिऑर्गेनाइज किया गया उसमें बहुत बड़ा फर्क नजर आ जाता है। लेकिन ये सारी चीजें एक तरह से कवर अप थी। कोशिश ये थी अपोजिशन की कि क्योंकि बीच चुनाव चल रहा है तमिलनाडु में, बंगाल में, अलग से 3 दिन का एक्सटेंडेड सेशन बुलाया गया, यानी कि पिछले सेशन को 3 दिन अभी एक्सटेंड किया जा रहा है, उसमें सरकार ये बिल लेकर आ रही है, तो हम सरकार के साथ कैसे खड़े हो जाएं, कैसे ये दे दे मौका। 2023 में जब पास हुआ था मीनाक्षी, तो उस समय एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि उस समय कम से कम लोकसभा में सीधे सीधे अपोजिशन को ये समझ में आ रहा था कि एनडीए अपने दम पर ये पास करा लेगा, बस महज कुछ सांसदों की जरूरत है जो कि बहुत आसानी से वो मैनेज कर लेंगे। और दूसरी चीज कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना था, इमीडिएट इलेक्शन था लोकसभा का, तो उसमें ये खतरा वो नहीं उठा सकते थे कि महिला विरोधी का ठप्पा लगे। अभी कोई उस तरह की चीज नहीं थी, जिसका नतीजा यह था कि सारे वैसे सवाल आ रहे थे, और आप देखें तो अपोजिशन के जितने सवाल आ रहे थे, उन सवालों का जवाब जब हाउस में भी सरकार के द्वारा दे दिया जा रहा था, उसके बावजूद सरकार से पूछे जाने वाले सवाल वैसे ही होते थे। उसमें एकदम से ये समझ में आता था कि जवाब से मतलब नहीं है, सवाल आपको पूछना है। उसके पीछे वजह ये थी कि पॉलिटिकल ऑप्टिक्स से इस मसले को देखा जा रहा था, जिसका नतीजा रहा कि ये बिल गिरा। मीनाक्षी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और विजय जी, कल की प्रोसीडिंग के दौरान ही एक मौका ऐसा आया जब केसी वेणुगोपाल, अभी थोड़ी देर पहले भी हम जो चर्चा कर रहे थे कि केसी वेणुगोपाल और अमित शाह के बीच में बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि हमें ये चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है हम ये कर सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि कुछ सहमति बन सकती है, लेकिन विपक्ष एडमेंट था। क्यों? क्योंकि उन्हें सरकार की नीयत में खोट दिखाई दे रही थी। देखिए, अब वो मेरे ख्याल से पानी उससे आगे बह गया, कल की बहस से आगे। प्रधान जो हुआ वो तो उनको वेणुगोपाल का तो इंतजार नहीं करना था, वेणुगोपाल की सहमति के इंतजार की तो जरूरत नहीं थी। जाहिर है बिल में तो वैसे भी वो जो कल भी हमने चर्चा की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट बिल में होते हैं, भाषण में नहीं होते। और वेणुगोपाल ने जो बात की, वो होम मिनिस्टर ने कहा कि हम तैयार हैं, तो सरकार ला सकती थी और लाने की जरूरत नहीं थी, अमेंडमेंट अलग से लाने की जरूरत नहीं थी। सरकार कहती कि जब बिल पास होगा तो इस अमेंडमेंट को हम ले आएंगे उसमें, उसको अलग से लाने की जरूरत नहीं है। कहीं पर जब चर्चा में बिल पास हो रहा होता तो आप उस अमेंडमेंट को रखते और पास करवा लेते, वो इशू नहीं है। प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन है वो मैं समझता हूँ वो हेड ऑन है, कि प्राइम मिनिस्टर ने तय किया कि इस इशू पर हम हेड ऑन होंगे, मतलब आमने सामने की लड़ाई कर लीजिए। अब जो हो गया वो तो हो गया, ठीक। हेड ऑन लेना कि भाई आप ये नैरेटिव नहीं चला सकते कि इस सरकार की मंशा इस बिल को पास कराने की नहीं थी, और हम जो भी होगा, जो संभव होगा, जो मुमकिन होगा, जहां तक होगा वहां तक इस बिल को पास कराने की कोशिश करेंगे। ये इस संबोधन का मूल मकसद होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे तो वो एक अलग इशू है। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग शब्द का इस्तेमाल किया अभी अपने इंट्रो में कि क्या वो कैलकुलेटेड, जी हाँ, हार, कैलकुलेटेड हार थी। मैं इसमें कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग आपने ऐसे मार्क किया उस बिल को कि कैलकुलेटेड हार का मतलब क्या होता है। कैलकुलेटेड हार का मतलब होता है कि सरकार को पता है कि ये बिल पास नहीं हो सकता, लेकिन हम अपने नैरेटिव के साथ जाना चाहते हैं। इसमें भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि सरकार का मकसद तो, पॉलिटिकल पार्टीज का मकसद तो नैरेटिव कायम करना। लेकिन आपकी बात का दम इसलिए और बढ़ जाता है कि अगर ये कैलकुलेटेड हार नहीं होती, सरकार ऐसा मानती है कैलकुलेटेड हार नहीं होती, तो किसी सरकार में, और खासतौर से मोदी सरकार में, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गिर जाए, क्या किसी को अकाउंटेबल ठहराया? क्या पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर अकाउंटेबल हुए इसके लिए? सरकार ने माना? क्या लॉ मिनिस्टर को अकाउंटेबल माना? या होम मिनिस्टर ने जिन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया, किसी की अकाउंटेबिलिटी इस सरकार ने तय की कि ये बिल क्यों फेल हो गया? इसका मतलब सरकार इस बात के लिए तैयार थी कि ये बिल गिरने वाला। अब बहुत बड़ी बात है, आप इसको समझिए कि 12 साल में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इस सरकार का कभी नहीं गिरा, कोई भी बिल नहीं गिरा।